to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कहां से शुरू करें आज? एक दल माने जा रहे इलेक्शन में मची चुनावी दंद भंद से, या एक विश्वस्त लेफ्टिनेंट के नाम से जिसने अपने कमांडर इन चीफ के गुजर जाने के बाद पूरे किंगडम से ही बगावत कर दी। शुरू तो एक मूर्ति और 2 गज जमीन की कहानी से भी कर सकते हैं, लेकिन दास्तान का सिरा पकड़ना भी तो जरूरी होता है। तो ये सिरा खुलता है एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी पर। तारीख के खाने में दर्ज है 11 दिसंबर 2022। जगह है शिमला, हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं उस जगह को। मौका है राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शपथ ग्रहण समारोह। पोडियम पर सुक्खू शपथ ले रहे थे और ठीक इसी समय वीआईपी दीर्घा में बैठी थी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह। 24 घंटे भी नहीं बीते थे जब समीकरण ये कह रहे थे कि ये शपथ जो सुक्खू ले रहे हैं वो प्रतिभा सिंह भी ले सकती हैं। लेकिन फिर आला कमान से आया एक फैसला और फिर वही हुआ, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान वाली कहानी, अगर वो तस्वीर आपको याद हो। प्रतिभा सिंह ने वो शपथ तो नहीं ली, लेकिन एक टीस रह गई। टीस रह गई दिवंगत वीरभद्र सिंह के पूरे खेमे में। इस टीस को यहीं रोकिए और कैलेंडर में तारीख बदल लीजिए। अब तारीख है 27 फरवरी 2023। राज्य की एक राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होती है और वीरभद्र के खेमे के 6 विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोट कर देते हैं। कांग्रेस के हाथ से न सिर्फ राज्यसभा की ये सीट जाती है, बल्कि ऐसा लगता है कुछ समय तक कि सरकार भी संकट में आ गई है। इस पूरे सियासी संकट पर, वीरभद्र के खेमे पर, सुखविंदर सिंह सुक्खू के रहने या जाने की अटकलों पर और हिमाचल सरकार पर आए संकट पर आज विस्तार से बात होगी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट आया, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री सुक्खू की कुर्सी पर संकट आया। ये सारी कहानी शुरू हुई थी 27 फरवरी को राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस की हार से। कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के बीच 34-34 मतों से मुकाबला टाई हो गया था। इसके बाद पर्ची सिस्टम से हर्ष महाजन की जीत हो गई। जब राज्यसभा चुनाव में मुकाबला टाई हो जाता है तो दोनों कैंडिडेट के नाम की पर्ची डाली जाती है। जिसके नाम की पर्ची निकलती है वो चुनाव हार जाता है। न प्रबंधन उस दिन कांग्रेस के पक्ष में गया और ना ही भाग्य। वे कौन से 6 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की अपनी पार्टी के खिलाफ? पहला नाम, हमीरपुर की सुजानपुर सीट से विधायक हैं राजेंद्र राणा। इनकी एक बड़ी जीत 2017 में थी जब सुजानपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रेम कुमार धूमल को इन्होंने हराया था। प्रेम धूमल अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके पिता हैं। दूसरा नाम, धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा। 4 बार के विधायक हैं। 2012 से 2017 तक वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे हैं। सुक्खू की सरकार के खिलाफ काफ़ी मुखर रहे हैं। एक मौके पर उनसे ही पूछा गया था कि क्या कांगड़ा से सांसदी का चुनाव वो लड़ेंगे, तो सुधीर का जवाब था कि जब मैं प्रदेश कैबिनेट में मंत्री बनने लायक नहीं हूँ तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लायक कैसे हो सकता हूँ। उन्हें सुक्खू सरकार के कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, तो उसकी खारिज किए जाने की खराश थी जिसको उन्होंने अभिव्यक्त किया। तीसरा नाम, लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर। ये भी 2 बार के विधायक हैं। वो भी अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं, विधायकों में गिने जाते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को अभी गवर्नेंस समझने में वक्त लगेगा। अपने ही नेता के बारे में कहा। चौथा नाम, हमीरपुर जिले के बड़सर से विधायक हैं इंद्रदत्त लखनपाल। ये भी 3 बार के विधायक हैं। तीनों बार बड़सर से ही वो जीते। 5वां नाम, ऊना जिले की गगरेट सीट से विधायक चैतन्य शर्मा का है। और 6ठा नाम, कुटलैहड़ सीट से देवेंद्र कुमार भुट्टो का है। ये वो सीट है जिस पर 2022 से पहले 32 वर्षों से लगातार बीजेपी जीत रही थी। इस सिलसिले को तोड़ा था भुट्टो ने। इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। क्यों किया, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जब क्रॉस वोटिंग हो गई तो भाजपा ने दावा किया कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। भाजपा के विधायक दल ने 28 फरवरी की सुबह राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। दावा किया कि सुखविंदर सुक्खू जनादेश खो चुके हैं, ये सरकार अल्पमत में है। भाजपा ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए।
हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जब मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। ऑपरेशन लोटस की आहट हुई तो कांग्रेस भी हरकत में आई। आनन फानन में कर्नाटक से डिप्टी सीएम और मैनेजमेंट के माहिर माने जाने वाले डीके शिव कुमार को और हरियाणा से भूपिंदर सिंह हुड्डा को, अनुभवी नेता, उनको ऑब्जर्वर बना करके हिमाचल प्रदेश भेजा गया। उधर दोनों ऑब्जर्वर्स ने विधायकों से मुलाकातों का दौर शुरू किया। इधर दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी वाड्रा को फोन करके राज्य की पूरी जानकारी ली। इन सारी बातों के बीच बड़ा डेवलपमेंट तब आया जब वीरभद्र सिंह के बेटे और सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस सरकार में रहकर काम नहीं कर सकता, मेरी निष्ठा पार्टी के प्रति है, इसलिए प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफे की जानकारी दे दी है। विक्रमादित्य सिंह ने पिता वीरभद्र सिंह की तुलना अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर से करते हुए कहा कि पार्टी ने पूरा चुनाव वीरभद्र के नाम पर लड़ा और जीता, लेकिन जीत के बाद उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिला। विक्रमादित्य ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने वीरभद्र की मूर्ति लगाने के लिए शिमला की मॉल रोड पर 2 गज की जमीन तक नहीं दी। मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। This is what respect this government has shown to my late father. इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रमादित्य के इस्तीफे से इन कयासों को और बल मिलने लगा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार संकट में है। बीजेपी भी एक्टिव हो गई। कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बीजेपी ने शिमला से पंचकुला जाने की व्यवस्था कर दी और वहां उनको ठहरा दिया। हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है, लेकिन जो स्पीकर महोदय ने किया वो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए था। अगर उनके पास नंबर्स नहीं है तो उसका पहला उदाहरण उन्होंने खुद दे दिया है कि बीजेपी के विधायकों पर गाज गिरा रहे हैं, जहां एक और उनके अपने कांग्रेस के विधायक छोड़कर जा रहे हैं। इस बीच सुक्खू सरकार की प्राथमिकता थी विधानसभा में फाइनेंस बिल पास कराना, क्योंकि ये बिल अटक जाता तो सरकार के आगे के तमाम काम अटक जाते। बिल बड़ी आसानी से पास हो गया क्योंकि इससे पहले ही स्पीकर ने हंगामा करने के कारण भाजपा के 15 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया था। इनमें जयराम ठाकुर भी शामिल थे। फाइनेंस बिल पास हो गया और सदन में ये भी साबित हो गया कि सरकार अल्पमत में नहीं है। इस बीच ये खबर भी आई कि सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन बाद में सीएम ने सामने आकर सफाई दी कि ना तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और ना ही सरकार खतरे में है। ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे जो ये संकट था, जिस संकट के लिए उन्होंने उनको बुलाया था कि इस संकट से निपटने के लिए वो सभी विधायकों से बात करें, इस सिलसिले में ऑब्जर्वर आए थे। और कई मैंने र्यूमर देखी कि वो
चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का फैसला जयराम ठाकुर जी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और आप जानते हैं कि भाजपा के पास 25 हैं। इनके अलावा निर्दलीय विधायक भी हैं 3। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों हुई कांग्रेस में ये बगावत, क्यों विक्रमादित्य सिंह इतने नाराज हैं और क्यों 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की अपनी ही पार्टी के खिलाफ। इन्हीं सवालों के जवाब खुलते हैं 11 दिसंबर 2022 की उस तारीख पर जहां से हमने आज के शो की शुरुआत की थी। वीरभद्र सिंह 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 8 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया। इसके 1 साल बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस जीती। वीरभद्र खेमे को उम्मीद थी कि चली आ रही विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा और वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह को सीएम बनाया जाएगा। प्रतिभा फिलहाल मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं। प्रतिभा सिंह का नाम जोर शोर से सामने आया, लेकिन कांग्रेस के आड़े वही बात आ गई जिसका आरोप पार्टी पर लगता आया है और वो है परिवारवाद। आला कमान को लगा कि प्रतिभा सिंह के सीएम बनते ही भाजपा और भी तेजी से ये मुद्दा उठाएगी, लिहाजा कुर्सी मिली पार्टी के पुराने विश्वस्त सिपाही सुखविंदर सिंह सुक्खू को। प्रतिभा सिंह के खाते में आई शपथ ग्रहण के दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सांत्वना भरी झप्पी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2013 से 2019 तक जब सुक्खू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर थे तब भी वीरभद्र सिंह की उनसे खास बनती नहीं थी, लेकिन सुक्खू को तब भी दिल्ली से आशीर्वाद प्राप्त था। तो वीरभद्र के खास थे कौन उस समय? हर्ष महाजन। वही हर्ष महाजन जिन्होंने अब कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा के चुनाव में हराया और जिनकी जीत से ही कांग्रेस का ये सियासी संकट शुरू हुआ। हर्ष महाजन करीब 5 दशक के खांटी कांग्रेसी रहे हैं। वीरभद्र सिंह के इतने करीबी थे कि उन्हें वीरभद्र का लेफ्टिनेंट कहा जाता था। वीरभद्र के निधन के बाद हर्ष ने ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि अब सारे फैसले बस एक परिवार ले रहा है और कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है। वीरभद्र सिंह के एक और खास थे मुकेश अग्निहोत्री। वर्तमान में ऊना जिले की हरोली सीट से विधायक हैं। जब 2022 में प्रतिभा सिंह पर तरजीह देते हुए सुक्खू को सीएम बनाया गया तो वीरभद्र परिवार को मैनेज रखने के लिए, उनको एक सांत्वना देने के लिए मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। वीरभद्र के 2 और करीबी रहे लोगों को मंत्री पद दिया गया, चंद्र कुमार को और विनय कुमार को। तो इस तरह से देखें तो वीरभद्र सिंह के एक करीबी को पार्टी से जाने दिया गया और दूसरे करीबी को डिप्टी मुख्यमंत्री पद पर सेटल कर दिया गया। सीएम पद तो हाथ से गया ही, ये टीस वीरभद्र खेमे में घर कर चुकी थी। दूसरी तरफ जानकार बताते हैं कि सुक्खू सरकार में वीरभद्र कैंप से आने वाले तमाम विधायकों के काम अटकाए जाने लगे, जैसे कि सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर। इसलिए सुधीर और रवि खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने भी लगे, जिसका जिक्र हमने अभी ऊपर इन विधायकों से परिचय करवाते हुए किया था। जो भी बगावत हिमाचल प्रदेश में हुई है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। इसकी इबारत तो यहाँ जो सियासी दीवारें हैं उस पे 3-4-5 महीने से पड़ी जा सकती थी, क्योंकि कुछ विधायक इसमें सोशल नेटवर्किंग साइटों पे, सोशल मीडिया पे बराबर कुछ ना कुछ इस तरह की पोस्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है और हम अपने सम्मान से कुछ समझौता नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये पिछले 5-6 महीने से चला हुआ था यहाँ पे और थोड़ा सा सरकार को, कांग्रेस पार्टी को ये जो विरोध था उन्होंने थोड़ा सा इसको हल्के में लिया है और ये हल्कापन जो है उनको भारी पड़ गया। और पर्दे के पीछे जो आप कह रहे हैं उसमें खाली यही है कि कुछ विधायकों का, कुछ कांग्रेस के लोगों का ऐसा आरोप रहे हैं कि उनकी अनदेखी होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, दूसरे लोगों को तरजीह दी जाती है। एक तो चलो कुछ मंत्री बनने के तलबगार भी थे 1-2 बीच में, लेकिन कुछ बाकी मान लो 4-5 एमएलए ऐसे भी थे इसमें, मंत्री पद वाला मसला नहीं था। उनके कुछ और इश्यूज थे जो सरकार में, अपनी पार्टी की सरकार से जुड़े हुए थे कि उनके छोटे छोटे काम नहीं होते हैं, उनके सिर पे कुछ और लोगों को बिठा दिया गया है जो कि जिनका कोई बड़ा कद नहीं है और उनकी बात नहीं सुनी जाती, ब्यूरोक्रेसी में भी बात नहीं सुनी जाती। तो ये काफी, ये आज की नहीं है, काफी दिनों से ये चला हुआ था। यानी वीरभद्र खेमा सुक्खू सरकार से नाराज चल ही रहा था। इसी बीच आग में घी डालने का काम किया आला कमान के इस ऐलान ने कि हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजा जाएगा। सुनने में आता है कि यहाँ से एक बड़ा वर्ग आनंद शर्मा को राज्यसभा भेजे जाने की फील्डिंग सजा रहा था। सिंघवी को बाहरी कहकर के प्रचारित किया, चूंकि वो राजस्थान से आते हैं,
वीरभद्र खेमा लंबे समय से सुक्खू सरकार से बिदका हुआ ही था, लेकिन खेमे के कुछ नेता आला कमान के खिलाफ बगावत नहीं करना चाह रहे थे। राज्यसभा चुनाव उनके लिए एक सटीक मौका था, क्योंकि यहाँ क्रॉस वोटिंग का मतलब आला कमान से बगावत कम था, सुक्खू से बगावत अधिक। तो यही हुआ। वीरभद्र खेमे आपके हालात में यूं कहें कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के खेमे के 6 विधायकों से क्रॉस वोट कराया गया और यहीं से शुरू हुआ हिमाचल का पूरा सियासी संकट। तो क्या सुक्खू की सरकार अभी भी संकट में है? अभी तो देखिए, फिलहाल तो सरकार बच गई है, ठीक है, और फिलहाल थोड़ा सा संकट भी टलता हुआ दिख रहा है। बट एक बारी अगर वो सदस्यता रद्द होने वाला मामला हो गया तो 68 सदस्यों वाला की विधानसभा है, और 6 उसमें से अगर मान लो, आगे की बात हम करते कि ऐसा हो जाता तो आपकी विधानसभा फिलहाल रह जाएगी 62 लोगों, और 62 लोगों में आपको बहुमत के लिए चाहिए 32 विधायक। इस वक्त कांग्रेस के पास 34 विधायक है। तो अभी ऐसा नहीं कह सकते आपकी वो एकदम से सरकार गिर गई या सरकार गिर जाएगी या वो, तो फिलहाल तो सेफ हो गई, बजट पास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे अब क्या क्या होता है, अब ये प्रोसेस है, अब वो कानूनी दांव पेच इसमें चलेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार पे कोई ऐसा खतरा नहीं दिख रहा। तो अभी की स्थिति यह है कि फाइनेंस बिल पास होने के बाद ये लगभग अब साफ है कि सरकार का बहुमत साबित हो गया है और सरकार से संकट भी फिलहाल टल गया है। लेकिन विधायक अब भी नाराज हैं और उनको शिमला से पंचकूला ले जाने के लिए हेलीकॉप्टरों की कमी भी नहीं है। संकट फिलहाल टल गया है सरकार से, पर सुक्खू की कुर्सी से नहीं। डीके शिव कुमार अभी भी हिमाचल प्रदेश में हैं और विधायकों से मिल रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करके सुक्खू से नाराजगी के कारण गिनाए हैं। सीएम पद की रेस में विक्रमादित्य सिंह और खुद मुकेश अग्निहोत्री के नाम बताए जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश से अगर बड़ी खबर आ जाए तो चौंकिएगा नहीं। इन सारी बातों के बीच शाम को हिमाचल प्रदेश से खबर आई कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के चैम्बर में दल बदल कानून की पिटीशन पर सुनवाई चल रही है। सत्ता पक्ष ने क्रॉस वोटिंग के मामले में विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई को लेकर यह पिटीशन दायर की है। कांग्रेस के बागी 6 विधायक अगर पार्टी बदलते हैं तो उनको दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। अयोग्यता की कार्रवाई से बचने के लिए 2/3 यानी कांग्रेस के कुल 27 विधायकों के पाला बदल की जरूरत होगी, जो कि मुश्किल लग रहा है। एक बात और कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इस पर कल के लल्लन टॉप शो में पीडीटी आचार्य ने विस्तार से बताया था। उसका लिंक हम आपको सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई का बुलावा आया है। 29 फरवरी को उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। मामला हमीरपुर में हुए कथित अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। अखिलेश को इसमें गवाही देने के लिए बुलाया गया है। मामले को थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान राज्य के हमीरपुर जिले में कथित अवैध खनन के लगातार मामले सामने आते रहे। कोर्ट कचहरी होते हुए बात हाईकोर्ट तक पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश पर 2016 में ही सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू की, लेकिन एफआईआर 2019 में दर्ज की गई। इसमें कुल 11 लोगों के नाम थे। एफआईआर में कहा गया कि सरकारी मुलाजिमों ने हमीरपुर में अवैध खनन को होने दिया। इस पूरी प्रक्रिया में टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया गया और अवैध रूप से नए पट्टे दिए गए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की तरफ से खनन पर बैन के बावजूद लाइसेंस रिन्यू किए गए। सीबीआई ने इस मामले में आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में 2019 में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापे भी पड़े थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी का आरोप है कि अखिलेश यादव के कार्यालय ने एक ही दिन में 13 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने कुछ समय के लिए खनन विभाग भी संभाला था। एजेंसी का कहना है कि 17 फरवरी 2013 को अखिलेश ने 14 पट्टों को मंजूरी दी थी, जो ई टेंडर की प्रक्रिया का उल्लंघन था। अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए अवैध खनन के दौरान गायत्री प्रजापति ने लंबे समय तक खनन मंत्रालय संभाला था। 3 साल पहले गायत्री के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हुई छापेमारी में 11 लाख रुपए के नोट बरामद हुए थे। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एक नोटिस जारी किया है। इस धारा के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगली सुर्खी है सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी। अब लागू होगा, तब लागू होगा, कब लागू होगा सीएए। चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। चर्चाओं का आधार है देश के गृह मंत्री का
कुछ दिन पहले आया बयान कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू होगा और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। CAA कानून 4 साल पहले दोनों सदनों से मंजूर हो गया था, राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी थी, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आम चुनाव के ऐलान से पहले ही CAA का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। CAA पिछले 4 सालों से लागू क्यों नहीं हो सका और आने वाले दिनों में इसके लागू होने से जुड़ी बातों को लेकर हमने द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह से बात की। आपको याद होगा कि 2019 में जब CAA पास हुआ था, तो इसके जो लिंक्स हैं NRC और NPR के साथ, उसके उस सारे प्रक्रिया के चलते 83 लोगों की जान गई थी प्रोटेस्ट और पुलिस फायरिंग में। उत्तर प्रदेश में, असम में, कर्नाटका में, विभिन्न जगहों पर। तो उसके बाद ये थोड़ा सा फिर MHA ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जब भी ये एक्ट लागू होगा तो 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। पर उसके बाद फिर कोविड आ गया और तो ये पोस्टपोन हो गया। तो ऐसे हर साल ये कुछ ना कुछ रीजन देते रहती है सरकार कि हम कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर देखा जाए मोटा-मोटा तो ये एक पॉलिटिकल कॉल है जो गवर्नमेंट को लेना है। और जब ये एक्ट पास हुआ था तो हमें उसी टाइम कह दिया गया था, जो ब्रीफिंग्स हुई थी हमारी सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि रूल्स तो रेडी हैं, जब मौका आएगा तब हम नोटिफाई कर देंगे। उसी टाइम हमें बताया गया था कि ये प्रक्रिया सारी ऑनलाइन होगी और 2014 से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको कुछ तो मतलब दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रिलीजन, क्योंकि एक आशंका ये जताई गई थी कि इसका मिसयूज हो सकता है। एजेंसीज ने भी कहा था कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कि दूसरे देश से जो सपोज करिए कि कोई इनमिकल एलिमेंट है, वो ये कह के दे कि मैं हिंदू हूँ या बुद्धिस्ट हूँ और ये बोल के यहाँ की नागरिकता ले ले और स्पाई बन जाए, तो इसकी भी आशंका जताई गई थी। उसके बाद भी काफी डेडलाइंस बीत गई और सरकार ने 10 एक्सटेंशंस ली हैं अब तक, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उससे, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। और उन्होंने हर बार यही समय मांगा, कभी 3 महीने का समय मांगते थे, कभी 6 महीने का समय मांगते थे। तो ऐसा करके अभी 4.5 साल हो गए हैं। और अगर यही एक विंडो है जिसमें ये रूल्स नोटिफाई हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये लोकसभा लैप्स हो जाएगी और खैर एक्ट तो रहेगा, और अगर ये गवर्नमेंट वापस अगर पावर में आती है तो देन दे कैन नोटिफाई। बीते 10 फरवरी को अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि CAA देश का कानून है और इसे हम लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेंगे। इसे लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बता दें कि CAA कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का आवेदन करने की अनुमति देता है। और अब से थोड़ी देर पहले सामने आए हैं BCCI के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की छुट्टी हो गई। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में उनका नाम नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। रणजी नहीं खेलोगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, इसकी बातें बहुत दिन से चल रही थी और अब जब BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट निकाली है तो ये कंफर्म हो गया है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस साल BCCI से रिटेनरशिप के पैसे नहीं मिलने वाले। इन दोनों प्लेयर्स का नाम नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं है और इसमें 2 अहम बातें देखने को मिली। इसमें क्लियर लिखा गया कि इन 2 व्यक्तियों के नाम पर विचार ही नहीं किया गया इस मीटिंग में कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इसके अलावा सरफराज खान और ध्रुव जुरेल अगर चौथा टेस्ट खेलते हैं, माफ़ करिएगा जुरेल, अगर चौथा टेस्ट जो इन्होंने खेला अगर 5वां ये खेलते हैं इंडिया के लिए तो अपने आप ये ग्रेड C में आ जाएंगे, क्योंकि नियम जो कहते हैं कि 3 टेस्ट, 8 वनडे या फिर 10 T20 इंटरनेशनल अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ईयर में खेल लेते हैं तो अपने आप ग्रेड C में आ जाते हैं। ग्रेड A1 A+ में कोई बदलाव नहीं है, A में कोई बदलाव नहीं है। चेतेश्वर पुजारा का नाम इस लिस्ट से बाहर दिखा। रहाणे पिछले बरस बाहर किए गए थे, इस बार पुजारा भी बाहर हो गए, यानी अब इन 2 सीनियर से आगे देख रही है टीम इंडिया। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। रजत पाटीदार चूँकि 3 टेस्ट खेल चुके थे तो इनको ग्रेड C का कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही मिलना था। इसके अलावा BCCI ने इस बार एक नई चीज़ शुरू की है। 5 पेस बॉलर्स, युवा जो पेस बॉलर्स हैं इंडिया के, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इनको पेस बॉलर कॉन्ट्रैक्ट ही दिया गया है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर मिल जाएगी। वहाँ पर डिटेल में हमने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या नया है, कौन छूटा है और कौन आया है।
तो आज हमने एक कानून की बात की, एक जांच की बात की और एक राज्य की राजनीति पर बात की। राजनीति, अरुण कमल के शब्दों में, राजनीति तो हर उस बात में है जिसमें दो में से किसी एक व्यक्ति को चुनना पड़े। राजनीति कितना गहरा शब्द है, इस पर बात फिर कभी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।